आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए एक प्रश्न पत्र सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये पेपर मेरा स्वयं का बनाया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्या है। ठीक, तो कह सकते हो एक दो लाइन में, जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। विविधता के कारण ही एक जीव दूसरे जीव से अलग दिखाई देता है। ठीक, कह सकते हो जीवों में भिन्नता का कारण विविधता है, अर्थात दूसरी भाषा में कहो भिन्नता ही विविधता है। अब जैव विविधता पौधे और जंतुओं दोनों को प्रभावित करती है। इसके बारे में डिटेल में तो मैंने अगली वीडियो में बता दिया। ठीक, नंबर 2 क्वेश्चन है कि स्टोन प्रजाति क्या होती है। तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना। ऐसी प्रजातियां जो वातावरण में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। की स्टोन प्रजाति कह सकते हो घातक प्रजातियां, अगर जिनके होने और न होने से वातावरण प्रभावित हो जाए तो ऐसी जो प्रजाति हैं वो हो गई की स्टोन प्रजाति। जिस प्रकार जंगल का राजा कौन होता है? शेर। यदि जंगल में शेरों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? शेर की संख्या में वृद्धि होने से हिरणों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि शेर ज़्यादा होंगे तो शिकार करेंगे हिरण का। जब हिरणों की संख्या में कमी होगी तो इसका असर क्या होगा? पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि होगी। पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि हिरण क्या खाते हैं? पेड़ पौधे। कैसा होता है हिरण? शाकाहारी। तो कह सकते हो जब हिरण की संख्या घटेगी तो पौधों की संख्या बढ़ेगी। तो क्या होगा? जब पौधों की संख्या बढ़ेगी तो वातावरण चेंज होगा। जब बारिश कम होगी वह बारिश ज़्यादा होगी। तो क्या हुआ? तो जंगल के लिए शेर क्या हो गए? कीस्टोन प्रजाति। क्यों? क्या अगर शेर की संख्या बढ़ी तो इसके कारण क्या हो गया? पौधों की संख्या बढ़ गई लास्ट में। अगर शेर की संख्या में कमी होती तो क्या होता? इसके विपरीत प्रभाव, पेड़ पौधों की संख्या में कमी आ जाती। तो यही तो घातक प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियां होती हैं। अब जरूरी नहीं कि शेर को ही मानो, और कोई भी चीज़ मान सकते हो। जिसके होने और न होने से वातावरण चेंज हो जाए तो ऐसी प्रजाति कीस्टोन प्रजाति कहलाएगी। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट करो। अब सबसे पहले जो कोचिंग पढ़े वो तो जानते हैं, या जो हमसे पढ़े वो जानते हैं। अगर जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े वो भी अगर देख लेंगे तो इससे कम से कम 15 नंबर फंसेंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे 10-15 पेपर में सीधे सीधे। तो परिभाषा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात वे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, तो ऐसे जीव कहलाएंगे सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव में वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। ठीक, वायरस बैक्टीरिया के बारे में भी एक दो लाइन समझ लो। ज़्यादा अगर डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले जैसे सूक्ष्म जीव में 3 चीज़ बताएंगे, जीवाणु, विषाणु और कवक। अब जीवाणु क्या होते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं इसे बैक्टीरिया। कन्फ्यूज मत होना, पेपर में बैक्टीरिया ही ज़्यादातर लिख के देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं बैक्टीरिया। अब जीवाणु के बारे में पूछे तो एक लाइन की परिभाषा, जीवाणु एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक, जो एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होगा तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें कोश का अंग नहीं होंगे। जब कोश का अंग नहीं होंगे तो इसका शरीर भी अल्प विकसित होगा। बस थोड़ा और समझ लो कि जीवन विज्ञान के जनक एंटोनी वान लीeuwenhoek हैं। ठीक, अब जीवाणु के फायदे भी हैं और जीवाणु से घाटे भी हैं। ठीक, ये पेपर में अलग से पूछ लेते हैं, जीवाणु के महत्व को स्पष्ट करो, या जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, वायरस, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब जीवाणु द्वारा होने वाले 2-3 लगभग 4 रोग का ध्यान रखो। पेपर में यही पूछते हैं कि जीवाणु द्वारा होने वाले 4 रोग का वर्णन करो। सबसे पहले जैसे सामान्यतः रोग टीबी का रोग पाया जाता है। टीबी से लगभग सभी लोग परिचित होते हैं, हर गांव में 2-4 मरीज मिलते हैं। ठीक, टीबी का
टीबी को तपेदिक, यक्ष्मा, ठीक। और होता किससे? ट्यूबरक्लोसिस। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। अब टीबी होती किससे? तपेदिक, इसी का नाम है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। अब पहले नाम याद करो, जीवाणु से होने वाले अगर 4 रोग। सबसे पहले पेपर में क्या है, हेडिंग बना लो, नहीं पता लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा। जो रोग के बारे में अगर नहीं पता तो बुखार के लक्षण लिख देना, सब चलेंगे। लेकिन रोग के कारक का नाम अवश्य याद रखें। जैसे मान ले तपेदिक टीबी, तो क्या कहोगे? यह सामान्य रूप से अधिक घनी आबादी में रहने वाले लोगों में पाया जाता है। जो बड़ी कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ एक एक मकान में 10-10 लोग रहते हैं, उनमें टीबी रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है। यह वायु संचालित रोग होता है। वायु के माध्यम से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, अर्थात ज़्यादा संपर्क में रहने से ये रोग फैलता है। जीवाणु का नाम बता दिया, ठीक। नंबर 1 तपेदिक हो गया, ठीक, नंबर 1। इसके बाद टाइफाइड जिसे क्या बोलते हैं? मोती जलन, ठीक। टाइफाइड जीवाणु जनित होने वाला रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, ठीक। इस रोग के बारे में गांव के क्या, सब शहर के भी सब जानते हैं, ठीक। क्या हो गया? टीबी हो गया। अब इसके बाद टाइफाइड हो गया। अब है हैजा। यह रोग विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। हैजा के बारे में सबने सुना होगा। इसमें क्या होता है? उल्टी और दस्त, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। हैजा रोग में क्या होता है? शरीर में पानी की कमी। डिहाइड्रेशन का अर्थ ही है पानी की कमी आ जाती है। इस रोग में ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब इसके बाद जैसे निमोनिया, यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु से होता है। कितने? 3 हो गए। निमोनिया के बारे में तो सबको पता है, कब कभी लगती है, क्या है, बुखार वाले सभी लक्षण लिख दोगे। सिफिलिस गोनेरिया, ये भी जीवाणु जनित रोग है। सिफिलिस गोनेरिया, अगर यौन संचालित रोग आ जाए तो भी ये लिख सकते हो, सिफिलिस और गोनेरिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, तुम केवल जीवाणु द्वारा होने वाले 4 रोग पूछेगा, नाम रख लेना। केवल 4 पहले नाम याद कर लो, किससे फैलता वो याद कर लो। अगर पेपर में सब बोल रहे हो तो बुखार वाले लक्षण लिख देना। डिटेल में करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब वायरस के बारे में थोड़ी 2 चर्चा लाइन सीख लो। वायरस हिंदी में बोलते हैं विषाणु। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, विष का कण, जहर का कण। वायरस होता है जहर का कण। अब वायरस की अगर परिभाषा दें, लेकिन तुम्हें इस साल न तो जीवाणु की परिभाषा पूछेगा न विषाणु की परिभाषा पूछेगा, मेन रूप से तुम्हें रोग पूछेगा, ठीक। महत्व भी अगले चैप्टर में 10-11 में महत्व, तो दोनों बात ध्यान रखना। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई से लाभ और हानि आ जाए तो रोग लिख देना, कौन कौन से मिलते हैं, और लाभ आ जाए तो फायदे हम बता रहे हैं। अगर वायरस की सबसे पहले परिभाषा भी जरूरी है। वायरस ऐसे संक्रामक कण होते हैं जो अगर विपरीत परिस्थिति है तो ऐसे डले रहेंगे, अनुकूल परिस्थिति आई तो शरीर को संक्रमित कर देंगे। इसी कारण वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब सजीव और न निर्जीव कह सकते हो, वायरस को न जीवित कह सकते हैं न मरा हुआ कह सकते हैं, दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं? क्यों कि वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। अब क्रिस्टलीकरण क्या होता है? जिसके केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, चीनी किस फॉर्म में होती है? क्रिस्टल फॉर्म में, कण के फॉर्म में। तो अगर इन्हें किसी को बंद डिब्बे में रखा जाए चीनी की तरह, तो ये हजारों सालों तक ऐसे ही रखे रहेंगे। जैसे इनके लिए अनुकूल परिस्थिति या कोई कोशिका या जीव शरीर के संपर्क में आए तो ऑलरेडी तैयार रहते हैं कि इनके भोजन की व्यवस्था हो गई। तो क्या है, शरीर में आए तो सजीव, बाहर पड़े तो निर्जीव। इसी कारण जीवाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। परिभाषा भी पूछ ले जीवाणु है क्या, तो सीधा जवाब है जीवाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक। अब एक वो विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ध्यान रखना। अब एक चीज़ और है, विषाणु को जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, बॉटनी में भी पढ़ते हैं, ठीक। जीवाणु भी दोनों में पढ़ते हैं। अगर पूछ ले वायरस और बैक्टीरिया
पौधा है या जंतु, ये दोनों में पड़े जाते हैं, ये चक्कर में मत पड़ो। हाँ ठीक। अब वायरस, केवल अगर वायरस के लाभ पूछे तो कोई नहीं, केवल एक वायरस फायदेमंद होता है, और वायरस तो सब घाटे वाले होते हैं, चाहे कोरोना वायरस हो या अदर वायरस हो, वायरस तो विष का कण होता है। हाँ, जैसे क्या बोला, एक बैक्टीरियोफेज, एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, हिंदी में बोलते इसे जीवाणु भोजी। ये एक इकलौता दुनिया का ऐसा वायरस है जो लाभकारी होता है। जो बैक्टीरियोफेज होता है जीवाणु भोजी, बहुत पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछ लेते, बताइए जीवाणु भोजी एक विषाणु है या कवक है? तो ध्यान रखना, नाम इसका जीवाणु जैसा है लेकिन जीवाणु भोजी एक विषाणु है। यह एक ऐसा इकलौता वायरस है जो जंतुओं के लिए लाभकारी होता है। और पेपर में बहुत बार पूछते हैं कि गंगा जल में शुद्धिकरण का प्रमुख कारक क्या है? गंगा के जल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। गंगा जल किसी देवी या देवता की वजह से प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, यह इस जीवाणु भोजी की देन है। जीवाणु भोजी जो अपना शिकार करता है वो जीवाणु से करता है, जीवाणुओं का भक्षण करता है। इसी कारण जीवाणु भोजी के कारण ही गंगा जल शुद्ध होता है। न कहते हैं ठहरा हुआ जल गल जाता, लेकिन गंगा जल नहीं सड़ता। जल सड़ने का कारण भी क्या होता है? ये वायरस बैक्टीरिया होते हैं। और जो जीवाणु भोजी है इन वायरस बैक्टीरियाओं का जो सड़ाते हैं और गलाते हैं उनका भक्षण करता है। जब सड़ाने गलाने वाले नहीं होंगे तो कोई चीज़ नहीं गलेगी। ऐसे मैच कर लो जैसे फ्रिज में कोई चीज़ रखने पर सड़ती नहीं। क्यों नहीं सड़ती? क्योंकि कम तापमान पर क्या होगा, ये निष्क्रिय हो जाते हैं सूक्ष्म जीव, इसके कारण फ्रिज में रखी कोई चीज़ सड़ती और गलती नहीं है। अब फ्रिज केवल उनको निष्क्रिय करता है कम तापमान में, जब जीवाणु भोजी इनको खा जाता है, इसी कारण गंगा जल शुद्ध रहता है। पूछ ले, गंगा जल के अलावा और भी जल में पाए जाते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन अधिकता में बैक्टीरियोफेज गंगा जल में पाया जाता है। अच्छा, वायरस द्वारा होने वाले रोग पहले ध्यान से सुन लो, 4-5 रोग कोई याद रख लेना। चेचक, एड्स, पोलियो, खसरा, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। इसके बाद अभी जो वायरस चल रहे हैं जैसे HIV, एड्स, कोरोना भी यही है, वायरस है। ठीक, इससे पहले और भी चले थे। जितने जो घातक रोग वायरस से फैलते हैं, ये असाध्य रोग होते हैं, ये एक प्रलय का रूप ले लेते हैं जब ये वायरस आते हैं। जैसे कोरोना से पहले एक एबोला वायरस आया था, एबोला वायरस से पहले एक जीका वायरस आया था। अगर पेपर में ये वाले सब भूल जाओ तो कोरोना, एबोला और जीका वायरस, 3 वायरस हो गए। HIV, एड्स, 4-5 याद हो गए, बहुत काफ़ी। एक चीज़ और, अगर पूछ ले वायरस में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है या RNA, तो एक बात नोट कर लेना, ये बात हर टीचर को भी नहीं पता होगी, क्योंकि वायरस में एक इकलौता ऐसा वायरस होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ DNA भी होता है, RNA भी होता है। ये बात कोई नहीं सब जानते हैं, लेकिन वायरस की ये खासियत होती है कि एक वायरस में या तो DNA ही होगा या RNA। कह सकते हो दूसरी भाषा में, वायरस में DNA RNA एक साथ नहीं पाए जाते हैं। या तो वायरस में होगा प्योर RNA होगा या प्योर DNA होगा। पेपर में ऐसे घुमाते 1 नंबर के क्वेश्चन में, बताइए वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है केवल DNA, केवल RNA या दोनों एक साथ? तो क्या करोगे, आनुवंशिक पदार्थ दोनों होते हैं, लेकिन दोनों आनुवंशिक पदार्थ कभी एक साथ नहीं होते। अच्छा, वायरस की एक और खासियत है, वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण कर दिया, वो तो ठीक है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि वायरस में मेटाबॉलिक रिएक्शन एब्सेंट होती है, कह सकते हो उपापचय क्रियाओं का अभाव होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन
के लिए कैटालिस्ट की ज़रूरत होगी। कैटालिस्ट कह सकते हो एंजाइम। अब उपापचयी क्रिया कब होगी? जब शरीर में भोजन होगा। अच्छा, भोजन के जो डाइजेशन के लिए, भोजन के पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, जबकि वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसी कारण वायरस में उपापचयी क्रिया नहीं पाई जाती, एंजाइम भी नहीं पाए जाते। अब वायरस की खोज इतिहास के बारे में थोड़ा और बता दे रहे हैं। वायरस की खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक, इन्होंने की कैसे, थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा। ये तम्बाकू के, इवानोवस्की क्या कर रहे थे कि तम्बाकू की पीली पत्ती देखी। इन्होंने क्या किया कि पीली पत्तियों का रस निकाला और सही पत्ती पर डाल दिया। कुछ दिन बाद वो भी पत्ती पीली पड़ गई। फिर इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया तो देखा एक नई चीज थी। उस चीज का नाम उन्होंने वायरस रखा। ठीक, अब एक चीज और पूछ लेते हैं, किन जीवों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है? ये सबसे ज्यादा बार पूछते हैं। वायरस के बारे में अगर सब भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना, टीएमवी वायरस। अगर पेपर इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, टमैको मोजैक वायरस और रेट्रो वायरस। और जो कोरोना होता है कोविड-19, इसमें भी आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। पेपर में आज तक दो पूछते हैं कि किन जीवों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एक टीएमवी, एक रेट्रो वायरस, दोनों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। अच्छी एक चीज, अगर पेपर में भूल पे हो जी, कैसे ध्यान रहेगा किन में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, किन में डीएनए। तो ज्यादातर मोस्टली 90% जंतु वायरस में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि प्लांट वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए आरएनए के बारे में अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा कवक के बारे में बता रहे, फंजाई। फंजाई की अगर परिभाषा बताऊं, छोटी बताएं क्योंकि ज़्यादा बड़ी भूल जाओगे, काम चल जाए इतने ठीक होगा। सबसे पहले फंजाई, कवक। कवक जिसे सामान्य भाषा में फफूंद बोलते हैं। फफूंद, जिस प्रकार घर में रोटी, आज की रोटी 2 दिन के लिए टिफिन में बंद करके रख देना, क्या होगा उस पे जो फफूंद, रोटी जो फूल जाएगी, जो रोटी सड़ेगी, रोटी में जो दुर्गंध आएगी, वो जिसके कारण आएगी वही तो फफूंद है। अरे रोटी ने रखो तो डबल रोटी आती है, उनमें देखना पैकेट रखी हुई जो दे जाते हैं तो उनमें फफूंद लगती है, वो फफूंद ही कवक है। समझ गए? तो कह सकते हैं। अब कवक के बारे में परिभाषा भी पूछ लेते हैं, क्या कहो कवक क्या होते हैं? कवक परपोषी स्वभाव के होते हैं, परजीवी स्वभाव के भी होते हैं। होते तो सभी परपोषी हैं, लेकिन इसी के अंदर परपोषी में ही परजीवी आता है। ठीक, कवक सहजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। कवक तीनों प्रकार के होते हैं। अब जैसे सहजीवी कवक क्या होते हैं पूछ ले तो दलहनी पौधों की मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले कवक, जैसे राइजोबियम, ये हो गया सहजीवी। ठीक, अब परजीवी, जैसे आलू में 2 प्रकार की ब्लाइट होती है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। तो जो अर्ली ब्लाइट है वो अल्टरनेरिया नामक कवक से होती है, जो लेट ब्लाइट है वो फाइटोफथोरा कवक से होती है। आलू में 2 बार जो ब्लाइट आती है वो किससे आती है? कवक से। पेपर में पूछे कवक द्वारा होने वाले 2 रोग, तो क्या कहोगे? आलू की पहली ब्लाइट और दूसरी ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया कवक और लेट ब्लाइट फाइटोफथोरा कवक। ठीक, ये तो हो गए इसमें पौधों में 2 रोग। और अगर जंतु में पूछ ले तो जैसे दाद है, खाज है, दमा है, खुजली, ये किसकी देन है? ये है तो इसी के कवक द्वारा होने वाले रोग। इसकी ट्रिक होती है गंजा, दमा, फ्रूट खाए। गंजापन भी इसी से होता है, कवक से। दमाद तो होगी दाद, फ्रूट खाए, खाते खुजली। ठीक, हाँ,
समझ रहे, जंतु और पादप में कवक द्वारा होने वाले रोग। अच्छा, कवक के फायदे और देख लो या समझ लो। अगर तुम्हें मान लो बायोलॉजी कम आ रही है, कोई नई चीज़, नई बात नहीं, इस वीडियो को 2 से 3 बार ईयरफोन लगा के सुनना एकांत में, ठीक। एकांत में एक बार सुन लेना, ठीक। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार सुनना। अब 2 बार इसे सुनने के बाद शाम की टाइम उसी दिन, जैसे अब तीसरी बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको 90% ये लगेगा मेरा सब पड़ा हुआ है। एक दिन ऐसा कर लेना, फिर 1-2 दिन छोड़ के या दूसरे दिन फिर से देखना, तुम्हें 99% याद हो जाएगा। इसमें हम कोई किताबी भाषा तो नहीं बताएंगे, बिल्कुल प्योर शुद्ध भाषा में बता रहे हैं, जिससे आपको पेपर में ध्यान रहे। और पेपर में पूरे नंबर तभी मिलते हैं जब कोई अपनी भाषा में लिखता है। किताबी भाषा वालों के कभी बायो में नंबर पूरे नहीं आते, रिकॉर्ड है आज तक का। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी क्या होती है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, एलर्जी। गांव में देखे होंगे या सुना होगा, एलर्जी है क्या। तो इसकी परिभाषा ही बहुत अच्छी है। एलर्जी का अर्थ होता है घृणा, परहेज, कह सकते हो किसी चीज से घृणा, एलर्जी कहलाती है। अब घृणा केवल देखने से होती है, सूंघने से भी हो सकती है, स्पर्श करने से भी हो सकती है। घृणा कैसे भी हो सकती है, अगर किसी को पानी से घृणा हो जाती है तो पानी से भी एलर्जी, धुआं से भी एलर्जी, या कोई अदर गैस से एलर्जी, किसी के स्पर्श करने से एलर्जी, धूल के कण से एलर्जी कह सकते हो। तो एलर्जी होती क्यों, एलर्जी का अर्थ तो घृणा बता दीजिए, एलर्जी होती क्यों है। एलर्जी रोग में, यह भी एक प्रकार का रोग है। एलर्जी में क्या होता है कि जब शरीर की जो प्रतिरक्षा बहुत तेजी से एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, शरीर की प्रतिरक्षा के सक्रिय पीढ़ी होगी, शरीर की प्रतिरक्षा अधिक सक्रिय हो जाती है तो क्या होगा, WBC इतनी सक्रिय हो जाती है, जैसे जिस चीज़ से एलर्जी है वो कण शरीर के संपर्क में आया तो उन्हें भगाने के लिए WBC अपनी प्रोसेस शुरू कर देती है। तो यही तो है एलर्जी। तो पेपर में क्या लिखोगे, एलर्जी को सामान्य भाषा में घृणा कहते हैं, जो कई कारकों से हो सकती है। दुनिया में जितने चीज़ से तुम्हें देखने, छूने, स्पर्श करने या किसी चीज़ से जो परेशानी शरीर को हो जाए वही एलर्जी, वही इसके उदाहरण लिख देना। इसके बाद है GMO पौधे तथा जंतु। GMO पौधे और जंतु को ट्रांसजेनिक पौधा और ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। अब GMO पेपर में ऐसे पूछते हैं, GMO प्लांट या GMO एनिमल क्या होते हैं, कैसे करोगे। GMO जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कह सकते हो आनुवांशिक, मॉडिफाई का अर्थ होता है परिवर्तित, ऑर्गेनिज्म कह सकते हो कोई जंतु या पौधा, कुछ भी हो सकता है। कह सकते हो GMO है क्या, आनुवांशिक रूप या आनुवांशिक पदार्थ का परिवर्तित रूप, चाहे वो जंतु हो या पौधा हो। GMO पौधों के अंतर्गत जैसे GMO प्लांट, आजकल जितनी भी नई बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो फसलें बनाई जा रही हैं, जो जेनेटिक मॉडिफाई और जिन्हें कह सकते हो जितनी भी जो BT फसलें हैं वो GMO फसलें हैं। पेपर में भूल जाओ अगर सब चीज़, तो ट्रांसजेनिक फसलें या BT फसलें ही GMO फसलें हैं। कह सकते हो कि GMO जैसे आए, GMO जंतु क्या है, तो ट्रांसजेनिक जंतु GMO जंतु कहलाते हैं। पेपर में पूछ ले GMO प्लांट क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु GMO प्लांट। जैसे GMO कुछ नहीं, GMO के जगह ट्रांसजेनिक कर देना, जंतु आए तो जंतु, पादप आए तो पादप। अच्छा, जैसे ट्रांसजेनिक फसलें हैं तो फसलों में एक चीज़ करना है,
ट्रांसजेनिक फसल कौन सी, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी बैंगन, जो फसलें हैं, और पेपर में अगर तुम भूलते हो कि हैं कौन सी ट्रांसजेनिक फसल, तो कुछ नहीं करना, उन फसलों का नाम के आगे बीटी लिख देना बस। सभी उदाहरण हो गए ट्रांसजेनिक फसलों के, जो फसलें तुम्हें दिखाई देती हैं उनके नाम के आगे बीटी, बीटी बैंगन, बीटी आलू, बीटी मिर्च, जो कुछ लिख देना। केवल ध्यान रखना बी बड़ी बनेगी, बी अक्षर कैपिटल और टी स्मॉल। अब पेपर में बहुत बार पूछते हैं कि ट्रांसजेनिक फसलें वातावरण में अधिक समय के लिए अनुकूलित रह सकती हैं, ये अधिक ताप, अधिक गर्मी, अधिक बरसात झेल सकती हैं। बीटी फसलें बिल्कुल अनुकूलित होती हैं। इसमें मेन चीज़ है क्या, बीटी फसलों में बीटी जीवाणु के जीन मिला दिए जाते हैं, और पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं कि बीटी की फुल फॉर्म क्या है। बी और टी बैसिलस थूरेंजिएसिस यह एक जीवाणु होता है जो सभी ट्रांसजेनिक फसलों में या सभी ट्रांसजेनिक जंतुओं में मिला दिया जाता है। इस जीन के प्रभाव के कारण ही ट्रांसजेनिक फसलों में रोग निरोधकता का गुण आ जाता है। जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई इन फसलों को खाता है, अर्थात इन फसलों की पत्तियों का रस चूसता है, तो क्या होता है कि जैसे ही पत्तियों का रस चूसेगा तो इस जीवाणु के जीन बीज में ही मिला दिए जाते हैं, तो उस जीन का प्रभाव पूरे शरीर, पूरे प्लांट बॉडी में फैल जाता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इन पत्तियों का रस पिएगा तो क्या होगा, बीटी जीवाणु के जीन इन इंसेक्ट के शरीर में पहुंच जाएंगे, तो उसका प्रभाव ये होगा कि उस इंसेक्ट के शरीर में जैसे ये जीन पहुंचेंगे तो उसका नर्वस सिस्टम निष्क्रिय कर देंगे, उसका ब्लड का कोगुलेशन बना देंगे, अर्थात स्वतः ही उस कीट, जो उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। कह सकते हो कि बीटी जीवाणु के जीन हैं वो एक दवाई है, ऐसी दवाई है जिसमें कोई बाहरी दवाई नहीं, स्वयं की दवाई है। इन पौधों में स्वयं की दवाई बन जाती है इस बीटी जीवाणु के जीन से, जिसके कारण इन पर किसी भी रोग कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ट्रांसजेनिक अगर जंतु के उदाहरण पूछ ले तो जिस प्रकार आज से लगभग 4-5 साल पहले तेल का भक्षण करने वाले कीट बनाए गए थे, वो इस ट्रांसजेनिक जो जीएमओ के आधार पर बनाए गए थे। इसमें क्या किया, ऐसे जीवाणु के जीन मिला दिए, इसमें बीटी के ही नहीं और ऐसा कोई जंतु लिया उसके जीन मिला दिए, और इंसेक्ट में ऐसे में मिलाए, ऐसा इंसेक्ट बनाया जो उस तेल का भक्षण करता था, वो तेल ही तेल खाता था। इस ट्रांसजेनिक जंतु से क्या हुआ कि समुद्र में जो पानी के जहाज ऑयल लेके जाते थे, उस टाइम क्या होता था, अगर जहाज पलट गया तो समुद्र में क्या होगा, बहुत सारी मछलियाँ मर जाएंगी। तो इन मछलियों की जान बचाने के लिए और जल को दूषित होने से बचाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, नया कीट बनाया। तो है किसकी देन, ट्रांसजेनिक जंतु और पौधे ही हैं। आजकल जितनी नई वैरायटी बन रही सब ट्रांसजेनिक ही तो है। इसके बाद है रेड डाटा बुक, क्या इसके महत्व स्पष्ट करो। रेड डाटा, रेड माने लाल, लाल का खतरा कह सकते हो, ऐसा मत कर देना लाल पन्ने की किताब रेड डाटा बुक कहलाती है, ऐसा मत लिख देना पेपर में, इसकी भी कुछ खासियत है। अच्छा, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में संकटाग्रस्त प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है, ये पहली बात ध्यान रखना। अच्छा, ऑप्शन में ऐसे भी पूछते हैं कि रेड डाटा बुक में केवल संकटाग्रस्त प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा भी नहीं है, या तो विलुप्त प्रजातियां भी हो सकती हैं। कह सकते हो रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजाति का भी और संकटाग्रस्त प्रजाति का दोनों का अध्ययन किया जा सकता है। अगर एक लाइन में परिभाषा बताओ तो रेड डाटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें या तो विलुप्त जीवों का अध्ययन किया जाता है या जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, रेड डाटा बुक आज तक लगभग 4-5 बुक प्रिंट हो चुकी हैं।
कह सकते हो रेड डाटा बुक के 4 से 5 पब्लिकेशन आ चुके हैं। और रेड डाटा बुक में केवल उन जातियों का अध्ययन करते हैं या तो जो विलुप्त हो गए या जो विलुप्त होने वाले हैं। ठीक, अब रेड डाटा बुक लाया कौन, ये पब्लिकेशन किसने किया? रेड डाटा बुक के पब्लिकेशन IUCN में किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर फुल फॉर्म नहीं याद हो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में पूछते हैं कि रेड डाटा बुक में या रेड डाटा बुक का पब्लिकेशन कौन करता है, तो IUCN यह एक संस्था है। ठीक, ऐसे पूछ लेते हैं तो IUCN का संबंध है किससे है? रेड डाटा बुक से। ऐसे पूछ लेते हैं संकटाग्रस्त प्रजातियों का अध्ययन, आ जाए संकटाग्रस्त प्रजातियों का कौन सा क्वेश्चन था? रेड डाटा बुक। अच्छा, रेड डाटा बुक के महत्व नहीं बताया।